जोहार, जय जोहार, सेवा जोहार। विश्व आदिवासी दिवस समन्वय मंच के द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों के साझा नेतृत्व में आयोजित 9 अगस्त 2021 अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। देखो देखो कौन आवे, आदिवासी शेर आवे। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। तेनी कोई ने मालिक आया रे, आदिवासी शेर आया रे। तेनी कोई ने मालिक आया रे, आदिवासी शेर आया रे। धंधली बिल खवाला रे आमो, खांदे कुराड़ी वाला रे आमो, गोवा मा गुफण वाला रे आमो, आदिवासी जुवान्या। नाचोड़े खवी मायामो नाच पड्या रे, नाचोड़े खवी मायामो नाच पड्या रे। હવે ચાલડ જયામો, અનાજ પકડ જયામો, દુનિયા કે જીવાડ જયામો, આદિવાસી જુવાન્યા। નાચોડે ખવી માયામો નાચ પડ્યા રે, નાચોડે ખવી માયામો નાચ પડ્યા રે। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर संदेश देने के लिए इस समय मणिपुर छात्रों को मैं आमंत्रित करती हूँ। Today we are very happy to celebrate the International Day of the World's Indigenous People. This day reveals the importance of the tribal community across the world. We are the tribals from the Mau Hills of Manipur, residing in the hilly terrains of Manipur, Nagaland, India. We have a close relationship with our environment, which has been preserved by our ancestors. We also have a unique relation with our culture, traditions, and environment. Let us unite, fight for our rights, and protect all tribal culture, traditions, languages, and environment too, because we are the owner of the land across the globe. Wishing you all a very happy International Day of World's Indigenous People. मणिपुरी छात्रों को विश्व आदिवासी दिवस पर विश्व के आदिवासियों को शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हैं झारखंड से डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा। आप एशिया यंग इंडिजिनियस पीपल नेटवर्क फिलीपींस में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं एवं युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देती रही हैं। विश्व आदिवासी दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, जोहार। 9 अगस्त संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व भर के आदिवासियों के संघर्ष का नतीजा है। कहना चाहिए विश्व में आदिवासी हैं उस बात की पहचान दिलाता है ये 9 अगस्त। अगर हम संघर्ष की बात करते हैं, पूरे विश्व में जो आदिवासी हैं वो एक ही तरह का संघर्ष आज भी कर रहे हैं, वो है जल जंगल जमीन की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा। हमें आज के संदर्भ में यह देखकर सोचना पड़ेगा कि क्या जल जंगल जमीन सिर्फ आदिवासियों के लिए है या पूरे विश्व भर के लोगों के लिए है। अगर आदिवासी समाज इसके संरक्षण की बात करता है तो मेरे ख्याल से इसकी सपोर्ट सभी को करना चाहिए, क्योंकि आज हम 2 सालों में इन सब चीजों को भली भांति समझ चुके हैं कि क्या परिस्थिति आगे हो सकती है अगर हम अपने प्रकृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते रहें। जिस प्रकृति की रक्षा की बात हमेशा से पुराने जमाने से पुरखों से हमारे पुरखे भी यही करते आए हैं, प्रकृति रक्षा की बात आदिवासी ही करता आया है और पृष्ठभूमि के आदिवासी इसी की बात हमेशा करते आए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आदिवासी अपनी बातों को रखते हैं और उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो घोषणा पत्र
2007 में जारी किया गया है, उस घोषणा में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, 6 कॉलम्स हैं, उन सभी को यथार्थ में लाने की मांग अभी भी कर रहा है। हमारे संघर्ष में सभी साथ दें और एक संदेश के साथ कि विश्व के आदिवासी एक हों, तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और आदिवासियों को साथ लेकर चलने में ही सभी की भलाई है। जय जोहार। फिर से विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई सभी को। जोहार। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर आदिवासियों की समस्याओं को विश्व पटल पर रखने के लिए डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा आपका बहुत बहुत आभार। अगले वक्ता के रूप में मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह कन्नौज को अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आप जय युवा आदिवासी शक्ति जयस के संस्थापक सदस्य एवं प्रदेश युवा आवाज अखबार के प्रधान संपादक हैं। साथ ही आप दबे कुचले और शोषित आदिवासियों की आवाज को समाज के सामने लाने में प्रयासरत हैं। जय जोहार, जय आदिवासी। समस्त देशवासियों को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं महेंद्र कन्नौज, कुक्सी जिलाधार, मध्य प्रदेश से जय आदिवासी युवा शक्ति जयस की ओर से संदेश देना चाहता हूं कि आज पूरे देश में आदिवासियों की जो स्थिति है, आदिवासियों की जो समस्या है, उन सभी समस्याओं पर हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि उन समस्याओं पर हम गौर करें, उनका निदान किस प्रकार किया जाए, इस पर हमको विचार विमर्श करना चाहिए। आज हमारे प्रदेश की, हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हमारे प्रदेश में पलायन और विस्थापन सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। आज हमारे आदिवासी लोगों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। आज हमारे आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी गांवों में बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं और जिसका फायदा आदिवासियों को नहीं मिलने वाला है, न अभी तक मिला है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सावा की हम बात करें तो वहाँ पर भी सरकार ने उद्योगपतियों को वहाँ की जो ज़मीनें दे दी है और उद्योगपतियों द्वारा वहाँ पर लाखों पेड़ को काटने का प्लानिंग की जा रही है। आज धरती पर पर्यावरण सुरक्षित अगर नहीं बचेगा तो कोई भी कौम यहाँ पर व्यवस्थित अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हमारे क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, हमसे ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है और हमको विस्थापित किया जा रहा है। आज आदिवासी अपने पुरखों की धरोहर को छोड़कर, अपने पुरखों द्वारा दी हुई ज़मीनों को छोड़कर अन्य विस्थापित होने के लिए मजबूर है। सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा षड्यंत्र पूर्वक हमारे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। इस ओर हमको पूरे समाज के संगठनों को, समाज के वरिष्ठ जनों को, बुद्धिजीवी लोगों को इस ओर ध्यान देना होगा। उसी प्रकार पलायन की हम बात करें, हमारे समाज में 2 वक्त की रोटी के लिए हमारे समाज के कई लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज अपना पेट भरने के लिए, अपना परिवार का पेट भरने के लिए हमारे समाज का व्यक्ति पलायन कर रहा है, पलायन पे मजबूर है। आज मध्य प्रदेश के आदिवासियों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का आदिवासी गुजरात मजदूरी करने जा रहा है, महाराष्ट्र मजदूरी करने जा रहा है, अन्य राज्यों में पलायन कर रहा है 2 वक्त की रोटी के लिए। लेकिन आज ये पलायन का, विस्थापन का इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन समाज का जो जनप्रतिनिधि है, जो हमारी सरकारें हैं, उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। आज मैं विश्व आदिवासी दिवस के इस संदेश के माध्यम से मैं आप सभी समाजजनों को, पूरे देश के युवा साथियों को, पूरे देश के सामाजिक संगठनों को जो आदिवासियों के लिए काम करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि हमको इस ओर ध्यान देना होगा। आज पलायन जो हमारे समाज के लोग कर रहे हैं, आज हमारी बहन बेटियां पलायन कर रही है, उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ अत्याचार होता है। आज हमारे समाज की बहन बेटियों की अगर बात करें तो आज कहीं बेटियां लापता है, न तो उसकी जानकारी शासन प्रशासन के पास है,
सारी जानकारी लापता है, किसी को कोई पता नहीं, लेकिन इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज हमारे समाज की कई बहन बेटियों के साथ पलायन जो कर रही हैं, अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, माँ बाप के साथ बहन बेटियां जो जाती है, उनके साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है। इस ओर भी हमको ध्यान देना होगा। आज हमारे युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आज समाज में सबसे बड़ी समस्या, सबसे गंभीर समस्या बनती जा रही है पलायन और विस्थापन। आज हमको एक साथ मिलकर, एकजुट होकर इन सारी चीज़ों से, इन समस्याओं से हमको लड़ना पड़ेगा, एक साथ आवाज़ उठाना पड़ेगा। और आज युवा साथियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार के अवसर सरकार खत्म करती जा रही है। हमारे युवा साथियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज जो युवा वर्ग है, सरकारें वैकेंसी नहीं निकाल रही है। आज हमारे समाज का युवा उम्र दराज होते जा रहा है, शादियां हो रही है, घर की जिम्मेदारी आ रही है। आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमको हमारे रोजगार की ओर भी हमको ध्यान देना होगा। अगर हम अपने इस रोजगार की ओर ध्यान अगर नहीं देंगे तो हम लोग आर्थिक रूप से बिछड़ते जाएंगे और हमारी स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। साथियों, आदिवासी समाज जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है, जल जंगल से प्रेम करता है, जल जंगल जमीन को अपना सब कुछ मानता है। लेकिन ये सरकारें, ये उद्योगपति, ये शासन प्रशासन में जो दोगली नीति बनाने वाले लोग बैठे हैं, आज आदिवासियों को खत्म करने के लिए सारी योजनाएं, सारी प्लानिंगें हमारे क्षेत्रों में की जा रही है। आज आदिवासियों को किस प्रकार बचाया जाए, ये एक गंभीर समस्या होती जा रही है। हर क्षेत्र में आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, हर क्षेत्र में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन बोलने वाले कुछ एक लोग हैं, और जो समाज के लिए बोलते हैं, समाज के दबे कुचले लोगों के लिए अगर बोलना चाहते हैं तो उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, षड्यंत्र पूर्वक उन पर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। तो इस ओर भी हमको साथियों हमको ध्यान देना होगा। हमारे समाज के दबे कुचले लोगों को किस प्रकार हम ऊपर उठाएं, किस प्रकार उनकी हम आवाज बने, किस प्रकार उनको मानसिक रूप से हम तैयार करें, हक अधिकार के लिए लड़ सके, ऐसे उनको जागरूक करें। ये आप सबको मैं कहना चाहता हूं। और मैं युवा साथियों के लिए कहना चाहता हूं कि आज में जो समाज में जो संगठन के माध्यम से जो हमारे युवा साथी काम करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, दबे कुचले लोगों के लिए काम करते हैं, हमको कहीं दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सारी समस्याओं से लड़कर, डटकर हमको अपने समाज के दबे कुचले लोगों के, आदिवासी समाज के जो हमारे भोले भाले लोग हैं, उनके लिए हमको आवाज बनना है। साथियों, समाज में काम करते हैं, आज हमारे महापुरुषों ने भी कई संघर्षों का सामना किया। आज उन्होंने संघर्ष किया, इसलिए आज हम इस धरती पर सुरक्षित रह रहे हैं और हम अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि समाज के लिए अगर कोई भी काम करोगे, संगठन के लिए कोई भी काम करोगे तो दिक्कतें, समस्या जरूर आएगी। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लग जाती है सीने में। इन्हीं नारों के साथ, इन्हीं विश्वास के साथ हम सबको समाज के लिए लड़ना है साथियों। हमारे जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी हक अधिकार की आवाज बनना है साथियों। बस मेरा इतना ही कहना है। इस विश्व आदिवासी दिवस की आपको पुनः शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जय सेवा। आपके द्वारा आदिवासी युवाओं को आंदोलन के माध्यम से एकजुट करने के लिए और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आपका आभार। और अब अगले वक्ता के रूप में हैं गुजरात से आज के मुख्य अतिथि छोटू भाई वसावा। आप गुजरात विधानसभा में विधायक होने के नाते 5वीं अनुसूची के अधिकारों को लागू कराने के लिए हमेशा विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर आदिवासियों की आवाज बुलंद करते रहे हैं। 9 अगस्त जो मनाने जा रहे हैं देश में,
विश्व आदिवासी दिन जो है 9 अगस्त 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो संस्था बनाई है, इस द्वारा दुनिया के आदिवासियों को संदेशा दिया गया है। वो दिन आज 27 साल होने जा रहे हैं। तो भारतवर्ष ने वो आदिवासियों का दिन, जो सरकारें हैं वो नहीं चाहती है कि आदिवासियों को खुद का हक अधिकार मिले। अभी अभी लोगों में जागृति आने लगी है, इसलिए कोई कोई पार्टी वाले बोलने लगे हैं कि आदिवासियों को वो हक अधिकार मिलना चाहिए। मैं आदिवासियों को बधाई देता हूं, देश के आदिवासियों को। वो जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बात हुई है, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, प्रकृति और हमारा हक लेने के लिए पूरे देश के लोग, आदिवासी लोग तैयार रहें और वो जो दिन आता है उसको खुशी से मनाओ। ऐसे मेरी आपको सबको शुभकामनाएं हैं। आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकारों को दिलाने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों पर ढेरों बधाई और धन्यवाद। और अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगी राजस्थान से कांति भाई रोत को। आप आदिवासी परिवार के संस्थापक सदस्य हैं एवं भील प्रदेश में आदिवासियों के संवैधानिक जन जागरण एवं अन्य आदिवासी मुद्दों पर हमेशा मुखर रहे हैं। जोहार, जय आदिवासी। मैं रोत कांति भाई आदिवासी मध्य भारत के भील प्रदेश इलाके से रहने वाला हूं और हम लोग आदिवासी परिवार भील प्रदेश का सामाजिक जन जागरण कर रहे हैं। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस अर्थात वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे पर वेबिनार में हम लोग अपनी बात रख रहे हैं और कमेटी ने हमें बात रखने का जो अवसर दिया, उस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार अर्पित करना चाहते हैं। आज पूरा देश समेत पूरा विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। ये विश्व आदिवासी दिवस मनाने के पीछे कारण क्या था और विश्व आदिवासी दिवस घोषित करने के पीछे कारण क्या था, ये उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने चार्टर में बनाया हुआ है, अपने संविधान में बनाया हुआ है। 46 आर्टिकल लिखे हैं। उस आर्टिकल में आदिवासियों की तमाम समस्याओं, तमाम अधिकारों, रहन सहन को उल्लेखित किया हुआ है। और आज भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर लाखों की संख्या में आदिवासी, करोड़ों की संख्या में आदिवासी लोग अपना ये परंपरागत अधिकार दिवस, विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। आज इस वेबिनार के मार्फत से हम लोग पूरे देश के आदिवासियों को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं, उनको जोहार कहना चाहते हैं, जय आदिवासी कहना चाहते हैं। साथियों, मुझे जो सब्जेक्ट दिया है वो सब्जेक्ट है आपका आदिवासी क्षेत्र और उसमें बने डैम और डैम से बने विस्थापित आदिवासियों की समस्याएं। आज भारत देश के अंदर 10 राज्य ऐसे हैं जहां 5वीं अनुसूची का क्षेत्र पड़ता है और बाकी 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां 6ठी अनुसूची का क्षेत्र पड़ता है। जब डैम का निर्माण हो रहा था उस समय हमारे इलाके में हमारे लोग समझते थे कि हमें पानी की समस्याओं से निजात मिल जाएगी, हमें खेती के लिए पानी मिलेगा, हमें पीने के लिए पानी मिलेगा। लेकिन डैम बनने के बाद में एक भयंकर विकराल रूप समस्याएं हमारे सामने आई। वो समस्या है आदिवासी क्षेत्र में बने डैम और विस्थापित आदिवासी। आज लाखों की संख्या में आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं और आदिवासी विस्थापित का दंश झेल रहे हैं। हमारे पुरखे चाहते थे कि यहाँ डैम बनेगा तो हमें पानी पीने के लिए पानी मिलेगा, लेकिन पूंजीपति लोगों ने, यहाँ के कुछ सरकार और सत्ता के लालची लोगों ने आदिवासियों की जमीन हत्या कर आदिवासी की जमीन पर कब्जा करके या उन्हें मजबूरन जबरन हटा करके बड़े बड़े डैम बनाए। उस डैम पे जो पानी का ठहराव हुआ, उस पानी के ठहराव में आदिवासी को विस्थापित होने पे मजबूर होना पड़ा।
आज ये 10 राज्यों के अंदर हजारों आदिवासी जमीनों पर डैम बने हुए हैं, लेकिन आदिवासी पीने के पानी के लिए मोहताज है। इस मोहताज के पीछे क्या कारण है, कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये भी हमें समझना होगा, सोचना होगा। आज हमारे लोग, हमारे अर्थात हम आदिवासी लोग पीने के पानी को मजबूर हैं। हमारा दक्षिण राजस्थान का इलाका देख लो, गुजरात का इलाका देख लो, मध्य प्रदेश का इलाका देख लो, उसके अंदर लाखों की संख्या में आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं। उस प्रकार पूरे देश के आदिवासी इलाके में आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं। अब पीने का पानी हमारे को नसीब नहीं है, तो सिंचाई के लिए तो हम लोग भूल जाए। सिंचाई के लिए हम चाहते थे कि हमारे इलाके में डैम बनेंगे और हमारे पूरे के पूरे गांव, पूरा का पूरा जिला, पूरा जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है वो अच्छी खेती करेगा, अच्छी फसल बोएगा, अपना खाएगा और देश के दूसरे लोगों का पेट पालेगा। लेकिन यहाँ मामला जस्ट उल्टा हो गया। आज आदिवासी जमीन का मालिक होते हुए भी उसे उस जमीन से हटना पड़ रहा है। पानी की समस्या को लेके देखा जाए तो हम लोग आज वही सड़ा गला पानी पी रहे हैं, फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं। आज उस फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हमारी बहुत सारी शारीरिक समस्याएं पैदा हो रही है और हेल्थ और पशुधन पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज जैसे आपका डैम बने, उस डैम में आदिवासी विस्थापित हुए वो तो हम मानते हैं, हम जानते हैं और सारा देश दुनिया जानता है। लेकिन जो डैम बनने के बाद में हमारे आदिवासी की हेल्थ पे जो असर पड़ा है उसके बारे में कोई एनजीओ, कोई संस्था, कोई सरकार नहीं देखना चाहती। और जो हमारा पशुधन था उस पर क्या प्रभाव पड़ा है उस पर कोई देखना नहीं चाहता। पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है कोई देखना नहीं चाहता। और ये डैम बनने से आदिवासी विस्थापित हुआ, विस्थापित होने से आदिवासियों की जमीन पे जो हमारे परंपरागत पशुधन था वो पशुधन विलुप्त हो गया और जो हमारी हेल्थ समस्याएं थी वो हेल्थ समस्याएं बढ़ गई और पर्यावरण जो का मामला था वो पर्यावरण का मामला कहीं न कहीं संतुलन खो चुका है। जहां हमारी हेक्टरों जमीन थी, उस जमीन पे बहुत बड़े पेड़ पौधे हुआ करते थे, वो पेड़ पौधे भी आज उस पानी में डूब के खत्म हो चुके हैं। तो इस मौके पे हम लोग कहना चाह रहे हैं कि देश के 10 राज्यों के अंदर जितने भी हजारों डैम बने हैं उस हजारों डैम में आदिवासी की जमीन कोड़ियों के भाव से गई है और कोड़ियों के भाव से गई उस आदिवासी को मुआवजा तक आज तक नहीं मिला है। आज हाईकोर्ट के अंदर लोग मुकदमे लड़ रहे हैं, सेशन न्यायाधीश में मुकदमे लड़ रहे हैं, कुछ मुकदमे तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं और उसमें आदिवासी को जो न्याय मिलना था वो न्याय नहीं मिला है। तो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पे मैं अपील करना चाह रहा हूं कि जो आदिवासी क्षेत्र में जहां जहां डैम बने हैं उस डैम का पानी प्रथम अधिकार, प्रथम मालिकाना हक आदिवासी का होना चाहिए। हमें आरक्षण की लड़ाई तो लड़ रहे हैं हम लोग, हमारी संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें पानी की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब ये तीसरा चौथा जो भी विश्व युद्ध होगा वो विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है। तो आदिवासी इलाके में हजारों डैम बने हैं, उस डैम का पानी प्रथम रूप में आदिवासी को मिलना चाहिए, उसके बाद में बाहर जाना चाहिए। हम दूसरे लोगों के विरोधी नहीं है। एक ताजा उदाहरण बताना चाह रहा हूं क्योंकि मैं उस इलाके से, उसी क्षेत्र से आता हूं। जैसे हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा है, दक्षिण राजस्थान का अंतिम छोर है, वहां पर माही डैम बना हुआ है, जाखम डैम बना हुआ है, सोमकमला डैम बना हुआ है, थोड़ा नीचे जाए तो कडाना डैम बना हुआ है। उन डैमों के अंदर हजारों हेक्टरों की जमीन आदिवासियों की गई और आदिवासी आज विस्थापित हुए और वो उसका पानी, जिसे एक डैम तो कडाना डैम तो गुजरात के बॉर्डर पे बना हुआ है, उस डैम का पानी ना तो गुजरात के आदिवासियों को मिल रहा है ना राजस्थान के आदिवासियों को मिल रहा है। 500 किलोमीटर में बहुत बड़ी सुरंग बना के 500 किलोमीटर पानी दूर तक ले जाया जा रहा है, जहां पाटीदार समाज, पटेल समाज, गुजरात के पाटीदार समाज को मिल रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारा पानी की कोई और ले जाए, हम नहीं चाहते कि हमारी जमीन से हम विस्थापित हो, हम नहीं चाहते कि आदिवासी संस्कृति का विलुप्त हो। ये सारी समस्याएं कहीं न कहीं आदिवासी क्षेत्र में बने डैम से ही उत्पन्न हुई है। इस समस्याओं को सरकार तक ले जाने का एक मंच आप लोगों ने हमको दिया, इसके लिए हम आपका आभारी है, धन्यवाद अर्पित करते हैं। साथियों, इसी मौके पे मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं,
जब इतनी सारी समस्याएं, हम 5th शेड्यूल के विशेष अधिकार लिए हुए हैं 5वीं अनुसूची की, फिर भी हमें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में 1 नेशन 1 कानून का जो केंद्र सरकार लाने वाली है, उससे क्या होगा कि हमारे सारे अधिकार है वो खत्म हो जाएंगे। उस अधिकारों पे एक ही कानून का राज होगा, एक ही कानून का डंडा चलेगा और आदिवासी के विशेष अधिकार, विशेष कानून है, वहीं कहीं न कहीं विलुप्त होंगे। तो इस मौके पे मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें 1 नेशन 1 कानून का नहीं चाहिए। हमारे इलाके में स्पेशल कानून, स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल एक्ट बने हुए हैं, उसको अमलीकरण लिया जाए, उसको व्यवस्था के रूप में बनाया जाए, व्यवस्था के रूप में प्रस्थापित किया जाए। और आने वाले समय में हम देश के आदिवासियों को एक मंच पे आके लड़ना होगा। छोटी मोटी समस्याएं हमारे साथ में घटना घटित होती रहती है, चाहे नेमावर हो, चाहे आपका ये अभी जयपुर के अंदर घटना घटी हेरिडेटी यानी आपका आदिवासी धरोहर को लेके। तो ये तो लोग जागरूक थे, जिनकी वजह से ये आज कहीं न कहीं हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। लेकिन पूरे देश में ऐसी घटनाएं घट रही है, पूरे देश में आदिवासियों के साथ में अत्याचार, शोषण हो रहा है। तो ऐसी घटनाओं को हमें आगे लाना होगा और आने वाले समय में हमें एक मंच पे आके लड़ना होगा। और ये खास करके हमारे भील प्रदेश में भी बहुत सारे आदिवासी विस्थापित हुए हैं। भील प्रदेश देश का हिस्सा है, उस देश के हिस्से के साथ साथ में अन्य राज्यों के आदिवासी भी विस्थापित हुए हैं। अब मैं नाम गिराने जाऊंगा तो बहुत बड़ा अपना डिबेट हो जाएगा, बहुत बड़ा लाइव हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रसारण हो जाएगा, इतना आपके पास समय नहीं है। तो देश के अंदर जितने भी आदिवासी क्षेत्र में डैम बने हैं, अंतिम निष्कर्ष में देना चाह रहा हूं, देश के अंदर जितने भी आदिवासी डैम बने हैं, जितने भी आदिवासियों की जमीन गई है, जितने भी विस्थापित हुए हैं आदिवासी, उनको उनके लिए लड़ाई लड़नी है। और हमारी लड़ाई पानी के लिए है। हम पहला अधिकार पानी पे आदिवासी का होना चाहिए। यही आशा विश्वास के साथ में आप सभी को धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पे आप खूब नाचो, गाओ और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करो। हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, एक बात और कहना चाह रहा हूं, हमारे क्षेत्र में पर संस्कृतिकरण ज्यादा हो रहा है, दूसरी संस्कृति हमारे ऊपर थोपी जा रही है। इस संस्कृति को हमें छोड़ना है और हमारी आदिवासी संस्कृति, पुरखों की संस्कृति को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी। आदिवासियों के बड़े बड़े डैम से होने वाले विस्थापन एवं जल संसाधन के असंतुलित आवंटन के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए आपका आभार। अगले वक्ता के रूप में आदिवासी महासभा के मुखवान विजय कुजूर, आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आप भारत के 5वीं अनुसूची वाले राज्यों के आदिवासियों को संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देने और समस्त भारत में आदिवासियों को एकजुट करने में कार्यरत हैं। विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी आदिवासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, आज के दिन पूरी दुनिया में 193 देशों पर यह दिवस मनाई जाती है और हमारे देश में भी हम लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से यह दिवस को मनाने की शुरुआत की है। और इस दिवस के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे आदिवासियों की समस्याओं पर हम लोगों ने चिंतन मंथन किया है। जैसे विस्थापन है, आदिवासियों का प्लान है, बेरोजगारी है, आपका बहुत सारे उनके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उसको सरकारों द्वारा लागू नहीं किया जाना, ज़मीन के बहुत सारे कानून हैं, उनके रहते हुए भी उनको ज़मीन का पर मालिकाधिकार नहीं मिलना। ऐसे ही अनेक क्षेत्रों पे, अनेक आपका प्रदेशों पर विभिन्न तरह की समस्या हैं। जैसे अभी आपका मध्य प्रदेश में बक्सवा का जो परियोजना है, उससे बहुत बड़ी क्षेत्र पे आपका ज़मीन और जंगल, जीव जंतु डूबेंगे। उसी प्रकार दिल्ली बम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसमें लाखों एकड़ ज़मीन जाएगी और फिर से आदिवासियों का विस्थापन प्लान का समस्या उठ खड़ा होगा। उसी प्रकार बहुत बड़े बड़े डैम जितने भी हैं या जितने भी प्रस्तावित हैं, वे सभी डैम ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों पे हैं। जैसे कि आपका झारखंड में कुचई खड़कई डैम हो या चांडिल डैम हो, पूरे भारत देश में
बहुत सारे डैम्स हैं, बड़े बड़े डैम्स है, उससे बहुत ज़्यादा विस्थापित हुए हैं लोग, और आज भी बहुत सारे डैम प्रस्तावित है। उदाहरण स्वरूप पोलावरम डैम जो दुनिया के सबसे बड़े डैम आने वाली है, जिससे 3-4 राज्यों के लोगों का एक बृहद स्तर पे विस्थापन होगा। बहुत सारे जीव जंतु उसमें आएंगे, बहुत सारे आपका दुर्लभ प्रजाति के वनस्पति उसमें आपका डूबेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसका हम लोग हमेशा से चिंतन मंथन करके सरकार को के पास अपनी बातों को रखते आए हैं, ताकि विस्थापन ना हो और विकास वैसा हो जो सस्टेनेबल हो। तो हमारी मांग है कि कोई भी विकास मॉडल हो सस्टेनेबल हो। उसी प्रकार हम अगर असम में आते हैं और बंगाल में आते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है न्यूनतम मजदूरी का है और आपका ज़मीन का पट्टा का है। तो इन 2 क्षेत्रों में आदिवासी लगभग 250 सालों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ तक आज ज़मीन का पट्टा नहीं है, जबकि कुछ साल पहले बांग्लादेश और नेपाल से लोग वहाँ की सरकारों ने उन्हें ज़मीन का पट्टा दिया है। उसी प्रकार अंडमान और असम में ये 2 विशेषकर राज्य हैं जहाँ पर वहाँ के आदिवासी जो आपका माइग्रेट करके या अंग्रेज़ों द्वारा 150 साल 200 साल पहले चाय बागान में काम करने के लिए ले जाया गया था। उन लोगों ने जंगलों को झाड़ काट के अपने ज़मीन बनाई थी। वो ज़मीन उनकी होनी चाहिए थी, लेकिन जब आज़ादी के बाद वह ज़मीन आपका सरकार या चाय बागान में भेस्ट हो जाने से वो अपनी ही ज़मीन में आज मजदूरी करने को मजबूर है। और वहाँ पर कुछ भी करने से पहले वहाँ के चाय मालिकों से पूछना पड़ता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरे इस लोकतांत्रिक देश में लगता है कि चाय बागान के मालिक एक अलग सरकार है, उस प्रकार से अधिकतर करते भी हैं, क्योंकि वहाँ अपना कानून नियम चलाते हैं, वहाँ आपका राज्य सरकारों के नियम नहीं चलती है। तो इस सब चीज़ों को आज का दिन है जिसमें हम चर्चा करके राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहते हैं, और इन सभी आपका समस्याओं का समाधान के लिए हमें जो है कहीं ना कहीं आपका बहुत गहराई पे जाना होगा और मंथन करना होगा। आदिवासियों से संबंधित या अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित या जितने भी सुप्रीम कोर्ट जो ऐतिहासिक फैसले आदिवासियों के पक्ष में या अनुसूचित क्षेत्रों के संबंधित आए हैं उसका लागू ना होना, या बहुत सारे नियम कानून रूल्स बने हैं बट उनका भी अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लागू नहीं होना, उसका कारण एक ही है, क्योंकि किसी भी राज्य ने पेशा कानून 1996 और वनाधिकार कानून 2006 के तहत जो नियमावली बनाकर उसको लागू कराने थे वो नहीं किया गया। तो हम लोग आज इस मंच से आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में पूरा देश लाइव इसको देख रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हर राज्य की सरकारें अगर सच में वो आदिवासी हितैषी है, चिंतित है उसके विकासों को लेकर, तो कहीं ना कहीं पेशा कानून 1996 में ग्राम सभा जो पारंपरिक ग्राम सभाएं हैं, उनकी रूढ़िगत व्यवस्थाएं हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उनकी सांस्कृतिक ये परंपरा है, उनके मुताबिक उनके अनुरूप या उनके अनुकूल आपके नियमावली बनाने होंगे और एक सरकारी आदेश की अधिसूचना हर राज्य में किया जाना चाहिए इसको लागू करने के लिए, तभी जाके ये हमको अधिकार मिल सकते हैं। जितने भी कानून बने हों, जितने भी वनाधिकार कानून हो या ज़मीन संबंधित कानून हो या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट माइनिंग से संबंधित हो या आरक्षण से संबंधित हो या और भी जजमेंट है या और भी आपका कानून है, CRPC IPC है, वो तभी इम्प्लीमेंट हो गए जब पेशा पर कानून बनाकर सरकार जो है आपका सरकारी अधिकारियों को आदेश देगी, तब जाके ग्राम सभाओं को, पारंपरिक ग्राम सभाओं को पावर मिलेगा, ताकत मिलेगा। तब लगेगा कि एक पारंपरिक ग्राम सभा जो इस देश में एक सबसे निचले स्तर का प्राधिकारी है, अगर हम अनुच्छेद 12 की बात करते हैं तो पारंपरिक ग्राम सभा भी एक स्थानीय प्राधिकार है, वह एक राज्य है और एक राज्य जो है अपने राज्य के अंदर शांति सुशासन के लिए नियमावली और कानून बना सकता है। जिस प्रकार हम चाय बागान की जिक्र किए, उस एरिया में चाय बागान के मालिक अपने नियम कानून बनाते हैं, अपने तरीके से वहाँ चलते हैं। सरकार क्या राज्य के बंगाल या आसाम के है उस पर नहीं चलते हैं। अगर आपको एक वहाँ काम करने वाला मजदूर, उसके परिवार के लोग वहाँ चाय का भी दुकान खोलना चाहते हो या गाय भी पालना चाहते हो, एक छोटा सा कोई भी आपका छोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, तो जब तक चाय का मालिक अनुमति नहीं देगा वो लगा नहीं सकता है।
एक छोटा सा कोई कंस्ट्रक्शन भी करना चाहता है टेम्पोररी, उसको भी नहीं कर सकता, अनुमति लेना पड़ता है। तो अपने हिसाब से चलते हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं वो पैरेलल सरकार है, क्योंकि वो नियम के तहत चलते, कुछ अंदर बहुत सारी चीज़ें होते हैं वो सामने नहीं आता। उसी प्रकार हम बड़े उद्योगों की बात करते हैं, उसके बाउंड्री के अंदर में, उसके दायरे के अंदर में वो अपने नियम से या उसके सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट से वो संचालित होते हैं, बाहर नहीं आते। उसी प्रकार ग्राम सभा, गांव का भी एक सीमाना है, उसका भी दायरा है, उसका भी एक क्षेत्र के भीतर शांति सुशासन के लिए ग्राम सभा कानून बना सकती है, नियम बनाती है, उसके तहत वो चलते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में एक विवाद देखी गई है, टकराव की स्थिति दिखाई गई है, क्योंकि जब वो चाय बागान में करते हैं तो पुलिस या प्रशासन कुछ नहीं बोलती है, उद्योग के अंदर भी एम्प्लॉई या मजदूरों के साथ बहुत कुछ होता है, अपने हिसाब से डील करती है। लेकिन ग्राम सभा जब अपने हिसाब से अपने गांव के अंदर में आपका पारंपरिक या कस्टमरी लॉ से संचालित करने की कोशिश करती है, और सरकारी अधिकारी बोलता है कि वो गलत कर रहे हैं, अब संवैधानिक गलत व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जहाँ सवाल करना है वहाँ नहीं करते। अगर एक स्कूल या कॉलेज या फैक्ट्री, वहाँ भी एक बाउंड्री है, अगर बाउंड्री लग गया है मतलब कि उसका लिखित मीनिंग है कि बिना परमिशन आप अंदर नहीं जा सकते, तब वहाँ तो सवाल नहीं पूछे जाते। बहुत लोग लिख भी देता है कि यह बद्री क्षेत्र है, बहुत लोग लिख देता है कि इधर जाना मना है, बहुत लोग लिखता है बियर ऑफ डॉग, लेकिन वही बियर ऑफ डॉग या इधर जाना मना है वही ग्राम सभा लिखता है, तो आप बोलते हैं संविधान गलत है, कैसे हो सकता है? तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत गहराई से सोचने की बात है, जानने की आवश्यकता है। और इसीलिए पावर तभी मिल सकेगा पेशा पे नियमावली बनेगी, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ ने पेशा पे एक प्रारूप बनाकर सरकार को दिया गया है, और बहुत जल्द से वो लागू होगा तो एक मॉडल हो सकता है। उस पर ये दिखाया गया है कि पारंपरिक ग्राम सभा को जो मैंने प्रारूप पढ़ी है उसमें है कि एक पुलिस को भी किसी ग्राम सभा के क्षेत्र में किसी को गिरफ्तार करना है तो उसको लिखित अनुमति लेनी होगी, उसमें लिखा हुआ। अगर लिखित अनुमति 3 महीने तक अगर वो नहीं देता ग्राम सभा तो वह रद्द माने जाएंगे। बोले वहाँ घुसने के लिए आपको जो है वहाँ परमिशन लेना पड़ेगा। अगर बहुत सारे केस कचहरी के जो मामले हैं, जैसे हमने सीआरपीसी आईपीसी की बात की, सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित और जो से प्रताड़ित जो है अगर आदिवासी आज पूरे देश में है वो सीआरपीसी आईपीसी की वजह से, क्योंकि वो सीधे एक सामान्य कानून हमारे पर थोप दिए गए। तो हम आज़ादी से पहले हम स्वतंत्र थे, आज़ाद थे, हमको ये नहीं बताया जाता था कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, तुम कौन सा धर्म मानोगे, किस तरह से पूजा पाठ करोगे, किस तरह से रहोगे, आपका जियोगे। तो ये सारे चीज़ हमारे पर थोपे जा रहे हैं। आदिवासी आज परेशान है, हर चीज़ उसके ऊपर थोपे जा रहे हैं, उसको स्वतंत्र रूप से जीने का आज़ादी कहीं ना कहीं छीन ली गई है। तो इसीलिए पेशा पे कानून के तहत जो है नियमावली बनने जरूरी है। और आज़ादी के पहले जो स्वतंत्रता का उसका आज़ादी के स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी थी उसको पुनः मिलेगा, तभी जाके आदिवासी आपका पहले की तरह जो है स्वतंत्र जी सकेगा। और कहीं ना कहीं ये जो उसके ऊपर जबरदस्ती बाहरी व्यवस्थाओं को थोपे जा रहे विकास के नाम से, उसके कारण से कहीं न कहीं उसके अंदर एक मानसिक आपका गुस्सा है, मानसिक से बहुत गुस्सा है, जो कभी पत्थलगड़ी के माध्यम से दिखाई देता है, कभी ककड़ी डूंगरी के माध्यम से दिखाई देता है, कभी अन्य आंदोलन अन्य तरीकों से वो दिखाई देता है। तो एंगर, मेंटल एंगर जो है वो आदिवासियों में दिखाई देता है। अगर उसको एड्रेस करना है सरकार को, उसका समाधान निकालना है, तो हमको लगता है कि पेशा कानून 1996 में नियमावली बनाकर जितने भी सामान्य कानून है उसको जो प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र में लागू किए जाने हैं उस सारे चीज़ों को उसके अंदर समावित कर देना चाहिए। जिस तरह मैं एक CNT एक्ट के या SPT एक्ट के एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। अगर ज़मीन खरीदना है तो वह ज़मीन किसी न किसी गांव के अधीन आता है, तो जब तक वह ग्राम सभा उसे यह नहीं बताता है कि ये ज़मीन बिकेगा नहीं बिकेगा, क्योंकि पावर आ गया पैसा के साथ उसको, जब तक वह नहीं बताता है कि ज़मीन उसको बेचना है, अनुमति नहीं देता है, ज़मीन बिकेगा नहीं, तो CNT एक्ट लागू हो जाता है, तब जाके CNT एक्ट लागू होगा। तो इस प्रकार बहुत सारे ज़मीन कानून है। CNT एक्ट में अभी तक आपका झारखंड सरकार ने आपका 20 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक जो है शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट लाकर जो है अनुसूचित क्षेत्रों में CNT एक्ट SPT एक्ट को लागू करना था, किया नहीं। उस सामान्य CNT एक्ट जो बाकी क्षेत्र में लागू, वही अनुसूचित क्षेत्र में लागू है। जिस दिन शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट ये सरकार लाएगी, CNT एक्ट 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, वो करेगा तभी जाके ज़मीन बचेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पेशा कानून। पुलिस का क्या रोल होगा, कोर्ट का क्या रोल होगा, पेशा में नियम आना चाहिए। CRPC में आपके के तहत छोटे मोटे आपके विवाद कोर्ट में चले जाते हैं, छोटा मोटा आपका आपसी लड़ाई या आपका कोई बैल चोरी कर लिया, कोई फसल चोरी कर लिया, वो चला जाता है। ये तो ये मुद्दे लिखे रहने चाहिए, सारे केस मामले लिखे रहने चाहिए, ये सारे केस होंगे तो ग्राम सभा फैसला करेगा। ये आपके नियम बन जाने चाहिए पेशा के तहत।
ताकि पुलिस को पता होगा कि अगर हमारे पास केस आएगा तो हम वापस रिफ़र कर देंगे, वो करेंगे। जिसका अभी हाल फिलहाल में आपका पश्चिमी सिंहभूम में वहाँ का उपायुक्त ने 2 केस को ग्राम सभा को रिफ़र किया है ट्रायल के बेसिस पे, कि वो ग्राम सभा अगर वह केस को अच्छी तरह से आपका डील करते हैं तो सभी केसेस जो है ग्राम सभा में करेंगे। उसके बाद शायद हो सकता है पेशा के तहत जो मैं आज बोल रहा हूँ बातें जो आनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर आपका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लागू कराने हैं तो पेशा में नियम नहीं होगा तभी जाकर लागू होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वनाधिकार कानून में तो बन गया है, लेकिन वो ग्राम सभा जब वनाधिकार कानून की बात करता है तो सरकारी अधिकारी के पास कोई आदेश नहीं सरकार का नियम नहीं है, इसीलिए वो मानता नहीं है। जब वो टकराव होता है तो बोलता सरकारी काम में बाधा उसको केस मिल जाता है। आपका जमीन अधिग्रहण कानून बना है, बट उसके तहत या तर्ज में नियमली सरकार को बनाना चाहिए। वो नहीं बने तो वो नियमली बनकर पेशा पे ही आने चाहिए, ताकि ग्राम सभा को पार मिलना चाहिए। वो सारे मामले किसी न किसी गांव के अंतर्गत आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका इस पर जो है आपका बहुत फोकस करना चाहिए, और उम्मीद है सरकार की आपका इसके तहत जो कार्रवाई करना चाहिए। पेशा में नियमली बनाने से पहले भी कुछ और चीज़ें सोचने होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जुड़े हुए मामले हैं, क्योंकि आपका सरकार ने इवेंट ड्रिफ्ट पर आपका प्रस्तावना में साइन किया है, लेकिन अभी तक हमारा भारत सरकार ने ILO कन्वेंशन 169 पर हस्ताक्षर नहीं किया, जिसके कारण से समस्या है। जबकि आपका जर्मनी बहुत आपका विकसित देश है, उसने भी साइन किया, वो भी अब आदिवासियों के प्रति काफ़ी गंभीर है। तो कहीं ना कहीं सरकार, हमारी जो भारत सरकार है, उसको गंभीर होना होगा और ILO कन्वेंशन 169 में हस्ताक्षर करना चाहिए, ताकि हमारी जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो स्वशासन व्यवस्था है, उसको मान्यता मिल सके, ताकि हम ज़्यादा पावरफुल हो सके। और ये मान्यता मिलने से यूनियन ड्रिफ्ट में जो 46 प्रस्तावना है वो लागू कराने में आसान होगा। और अगर ये होने से और एक अच्छी बात आती है, अगर सरकार आपका साइन करता है तो जो हमें अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है, तो विवाद होता है आदिवासी शब्द, मूलवासी शब्द, अबोरिजिन शब्द। तो आज हमारा इस मंच से ये भी आपका मांग है कि अनुसूचित जनजाति के साथ साथ हमें आदिवासी, अबोरिजिन, इंडिजिनस भी आपका संविधान में जोड़े जाने चाहिए, ताकि देश में सभी को जो कन्फ्यूजन है और दूर हो सके। इसके साथ साथ एक हमारी बहुत पुरानी मांग रही है पूरे भारत देश के आदिवासियों को, कि हमारे मारंग गोप के जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी और 5वीं 6वीं अनुसूची के बहुत बड़ा आपका उनका देन है। तो हम भारत सरकार से आज इस मंच से आपका मांग करते हैं कि आपका जयपाल सिंह मुंडा को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाए। और साथ साथ मैं राज्य सरकार, झारखंड के राज्य सरकार हेमंत सोरेन से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि 3 जनवरी जयपाल सिंह मुंडा के जयंती पर राजकीय अवकाश होना चाहिए। और साथ साथ जो म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन, जो सभी राज्य प्रभावित होते हैं, हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल अनुसुईया जी ने इस मुद्दा को भी लिखित रूप से वहाँ के राज्य सरकार को दिया है और कहा है कि जब तक पेशा के तर्ज पे नगर पालिका, नगर पंचायत का गठन अनुसूचित क्षेत्रों में करने के लिए कानून बनने चाहिए। जिस प्रकार कानून हो सकता था म्यूनसिपलिटी एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, तो वह कानून जब तक केंद्रीय कानून संसद नहीं बनाती है तो आप सीधे आपका सामान्य पंचायत या नगर पालिका व्यवस्था जो है अनुसूचित क्षेत्र पे गठन करने से वहाँ के क्षेत्र पे लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। और कहीं न कहीं आपका गैर आदिवासी आबादी को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत चालाकी, षड्यंत्र पूर्वक जो है अनुसूचित क्षेत्र पे बसाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जब वह नियमली नहीं बनने से पेशा में जिस प्रकार आपका कितना आरक्षण होगा आदिवासियों का, उसका क्या अधिकार होगा, वो लिखित है, लेकिन आपका उसका अधिकार अनुसूचित क्षेत्र में जो अब चल रहे हैं नगर पालिका जो असंवैधानिक है, उसमें नियमली नहीं बनने से हमको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अगर नियमली बनता है तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमको जितने भी म्यूनसिपलिटी क्षेत्र पे जो दुकान है, व्यवसाय है, जगह है, होटल है, मॉल के, उसके लाइसेंस वो देता है, उसका टैक्स वो तय करता है। तो हमारे लिए क्या नियम होना चाहिए, क्या कानून है, ये स्पष्ट नहीं। वो होगा तो आदिवासी को हो सकता है टैक्स फ्री हो सकता है कि उसमें कोटा हो, कितना दुकान आपका, इतना मॉल के लिए, इतना जगह जो आदिवासियों के लिए आरक्षित हो, नियमली बने। तो इसलिए वहाँ नियमली बनने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही
आप यहाँ पर लागू आपका नगर पालिका गठन होना चाहिए। और जब तक नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए विशेष कानून अनुसूचित क्षेत्र में नहीं बन जाता, तब तक हम लोगों की मांग रहेगी कि सभी अगर नगर पंचायत चुनाव या उसका गठन जो अनुसूचित क्षेत्रों में हुआ है उसको रद्द किया जाना चाहिए और उसको जिम्मेदारी जो जिला परिषद है उसको सौंप देना चाहिए। तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अदालतों में लंबित सभी केस जो और मुकदमे की समीक्षा कर केस वापसी की प्रक्रिया सरकारों द्वारा कराई जानी चाहिए और यथासंभव उन मामलों को पुनः पारंपरिक ग्राम सभाओं में वापस भेजकर सुप्रीम कोर्ट के वेदांता फैसला 2013, विल्किंसन रूल 1837, संविधान के अनुच्छेद 13(3) का अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत रूढ़िगत विधियों के अधीन पारंपरिक तरीकों से सुनवाई व कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार नियमली कानून बनाकर उन्हें इजाज़त दे, ग्राम सभा को इजाज़त दे एवं स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को भारत के स्वतंत्रता के बाद से जो CRPC 1898 एवं CRPC 1973 के जो पेचीदगियाँ हैं, जो जटिलताएं हैं, जो तकनीकी चीज़ें हैं, उनसे इनको राहत मिल सके। इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, तो ये सरकार करे। जितने समस्या अलग अलग प्रदेशों के जो वक्ता 2 दिवसीय वेबिनार में रखे हैं, बहुत सारे समस्याओं का जिक्र किया गया, लेकिन समाधान क्या? तो हम एक पहल और करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हमको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार से समय बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही है, विकास के सारे सिस्टम बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी अब अपने तरीके में परिवर्तन करना पड़ेगा। आंदोलन से हटकर हमको भी अब जो है आपका जुडिशल सिस्टम में आपका ज़्यादा जाना चाहिए, लेकिन जाए कैसे? हमारे पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं तो हम आसान तरीका ढूंढते हैं आंदोलन, और आंदोलन जब करते हैं तो केस मुकदमा खाते हैं। तो यह आंदोलन से बचने के लिए और हमको कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें आर्थिक आज़ादी चाहिए, और आज़ादी तभी मिलेगा जब हम व्यापार व्यवसाय में भी जाएंगे। तो अब समय आ गया है कि हम आदिवासियों को भी व्यापार व्यवसाय की ओर जाना चाहिए, क्योंकि जल जंगल ज़मीन और खनिज हमारे पास है, हमारे पास बाजार है, हमारे पास व्यवस्था है। तो कमी सिर्फ हमारे पास 2 चीज़ें का है, एक फंड और दूसरा है बाजार। तो बाजार तो हम खुद हैं, खुद कंज्यूमर, ज़मीन हमारे पास खुद है। तो हमको कहीं ना कहीं अब आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में सोचना होगा, हमको इस दिशा पे आपका पहल करना होगा। जिस प्रकार डॉक्टर नारायण कासाव टेकाम जो छत्तीसगढ़ के हैं, उसने अपने वक्तव्य में आपका 8 तारीख को बताया है, तो हमको उस ओर जाना होगा और हमको आर्थिक आज़ादी आदिवासियों को हासिल करना होगा। हमको आर्थिक रूप से भारत पे दबदबा बनाना होगा, क्योंकि भारत देश में जो कानून बनाने वाले हैं संसद में या राज्यों में विधानसभा में कानून बनाने वाले हैं, वे पूंजीपतियों को सोचते हैं। जिस दिन आदिवासी इस क्षेत्र पे दबदबा बना लेगा, उस दिन आपके मुताबिक कानून बनेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के सारे प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट, सारे आपके जो हितैषी कानून हैं वो लागू कराने में आसान हो जाए, क्योंकि वे लोग आपके हिसाब से नीति बनाएंगे। तो यह बहुत ज़रूरी हो गया कि हमको जो है अब आर्थिक सशक्ति की ओर जाना होगा और हमको आर्थिक आज़ादी की भी बात करना होगा। तो आज पुनः मैं आपका यहीं पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए आज के दिवस पर सबों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जोहार, शिवा जोहार, जय जोहार। भारत के लोगों को संवैधानिक हक अधिकार बताने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। लेडी टार्जन के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री जमुना टुडू इस समय हमारे साथ हैं। आप जंगल और पेड़ों को बचाकर पर्यावरण की महत्ता को बताने का कार्य कर रही हैं, और इसके लिए आपको राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जोहार गे, अलिन जमुना टुडू पद्मश्री अवार्डी 2019 अलिन दो लेडी टार्जन मेनते को चिन्हाव लिया। तेहें अलिन 9 अगस्त दिन रे सानाम विश्वरिन आदिवासी को विश्व आदिवासी दिवस सगुन दिन रे अलिन पास्टा खना शुभकामनाएं और बाधाई लिन एमा को काना।
जोहार गे। जमुना टुडू जी को विश्व आदिवासी दिवस पर हम सभी को शुभकामनाएं संदेश देने के लिए हार्दिक आभार। और अब आदिवासी महासभा की राष्ट्रीय सचिव एवं युवा मातृशक्ति बेलोसा बबीता कच्छप को अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करती हूं। आप भारत में आदिवासियों को उनके हक और अधिकारों की संवैधानिक जानकारियों को साझा करती रही हैं। जोहार। आप सभी भारत के जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन सभी को आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिवस पर मैं बेलोसा बबीता कच्छप आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाओं के साथ ही मैं कुछ बातें रखना चाहूँगी। इन दिनों भारत के संविधान में जो अनुच्छेद आदिवासियों को दिए गए हैं उनकी जानकारी होना आज के डेट में सारे आदिवासियों को बहुत ज़रूरत है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में भी कहा गया है कि 8% जो आदिवासी भारतवर्ष में है वो इस भारत के मूल मालिक है। लेकिन भारत के संविधान में कुछ अनुच्छेद होते हुए भी भारत के आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। उनमें से 2 बातों पे मैं ध्यान देना चाहूँगी, खासकर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में और 342 में अनुसूचित जनजाति होने के कुछ क्राइटेरिया हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो भारतवर्ष में जितने भी आदिवासी हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि किन लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन इस पे साजिश करते हुए जो राजनीतिक सरकार है या फिर कहा जाए कि उन लोगों ने लोकुर कमेटी बनाया जिसमें आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति होने की 5 विशेषताएं रखी गई और इन 5 विशेषताओं के ना होने से किसी भी आदिवासी को अनुसूचित जनजाति से निकाल दिया जाता है। जैसे कि आदिवासी शब्द की अगर हम बात करें तो आदिवासी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, आदि और वासी। अर्थात 5 जनवरी 2011 के जजमेंट के अनुसार जो आदिवासी है वो भारत में अनादि काल से रहते आए हैं और बाकी के जो लोग हैं वो बाहर से यहाँ पे आके बसे हुए हैं। पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 242 में अनुसूचित जनजाति को डिक्लेरेशन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, वो अधिकार लोक कमेटी ने छीन लिया है। और अगर आदिवासी में 5 विशेषताएं जो है अनुसूचित जनजाति होने की जो 5 विशेषताएं हैं वो नहीं होने से उनको अनुसूचित जनजाति से निकाल दिया जाता है। दूसरी साजिश ये है कि कुछ लोग जो कि अनुसूचित जनजाति में होने के काबिल नहीं है उनको आदिवासियों के साथ में रहने से, रीति रिवाज सीख जाने से उनको अनुसूचित जनजाति में डाल दिया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी साजिश है जो कि लोकुर कमेटी के होने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 या फिर उसके जो प्रावधान है 5वीं अनुसूची के प्रावधान है उसमें किसी भी आदिवासी क्षेत्र को डिसाइड करने का अधिकार फिर से राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। पर इस अधिकार को छीनते हुए फिर से ढेबर कमेटी बनाया गया जिसमें एक साजिश ये रची गई कि किसी भी आदिवासी क्षेत्र में अगर 50% क्षेत्र में 50% जनसंख्या अगर अनुसूचित जनजातियों का, आदिवासियों की जनसंख्या अगर 50% है तभी वो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र कहलाया जाएगा, शेड्यूल्ड एरिया कहलाया जाएगा, ट्राइबल एरिया कहलाया जाएगा। अगर 50% से उस एरिया की जनसंख्या, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अगर कम होती है तो उस क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र से हटा दिया जाता है, जो कि संविधान का बहुत बड़ा उल्लंघन है। तो इस प्रकार मैं ये आप लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में संविधान के इन 2 जो अनुच्छेदों का अनुपालन करते हुए लोकुर कमेटी, जिसमें कि अनुसूचित जनजाति होने की क्राइटेरिया के कारण जो भी अनुसूचित जनजाति आदिवासी निकाले जाते हैं और डाले जाते हैं, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। दूसरी बात है कि किसी आदिवासी क्षेत्र को निर्णय करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति महोदय को होता है। तो ढेबर कमेटी के आने से और उसके द्वारा जो प्रावधान घोषित किए गए हैं ये भी
असंवैधानिक है। तो इन दो लोकुर कमेटी और ढेबर कमेटी के जो भी निर्णय है इनको हम आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैं यही आप लोगों से चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में इन दो कमेटियों को सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। इसमें आप लोगों के सहयोग की मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी। बेलोसा बबीता कच्छप जी के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर हम सभी को शुभकामनाएं संदेश देने के लिए हार्दिक आभार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पद्मश्री शांति टेरेसा लकड़ा, जो अकेली महिला होने के बावजूद 2 साल तक खुले टेंट में रहकर साल 2005 में सुनामी तूफान से प्रभावित खतरनाक ओंगे आदिम जनजातियों की मेडिकल सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और इस कार्य के लिए आपको राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। नमस्कार। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं विश्व भर के सभी दर्शक को जो इस वेबिनार में शामिल है बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे आज इस विश्व सम्मेलन में भाग लेकर वही खुशी महसूस हो रही है जो मैंने अपने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड को लेते वक्त महसूस किया था। आप देख सकते हैं मेरी ये मेडल्स जो मुझे अंडमान आदिम जनजातियों की उत्कृष्ट सेवा हेतु प्राप्त हुए हैं। मैं जानती हूँ मुझ जैसे कई आदिवासी भाई बहन जंगलों के दुर्गम स्थानों में बसे आदिवासी भाई बहनों की सेवा में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन कभी भी उनको अपने निष्ठा, मेहनत एवं कठिन परिस्थितियों में काम करने का सही सराहना या मेडल नहीं मिल पाता। फिर भी वे निस्वार्थ भाव से अपने सेवा में लगे रहते हैं। आज मैं एक आदिवासी अवार्डी होने के नाते अपने इस अवार्ड को, इस मेडल को उन सभी भाई बहनों के नाम समर्पित करती हूँ। कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। हमें सिर्फ कार्य करते जाना चाहिए। ईश्वर सब कुछ जानता है और देखता है। उनकी अवार्ड्स किसी न किसी रूप में हमें ज़रूर मिलेगी। मैं स्वयं इनकी एक साक्षी हूँ, क्योंकि मैंने भी सिर्फ अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक और निस्वार्थ भाव से निभाया था। मुझे तो इस अवार्ड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं एक सरकारी नौकरी के होने के बावजूद भी 6 सालों तक ऐसी रिमोट आइलैंड में, जहां उन जनजातियों के अलावा कोई भी लेडी नहीं थी जिससे मैं बातें कर सकूं, जिसके साथ मैं अपने सुख दुख शेयर कर सकूं, मुझे रहना पड़ा। और 2004 के सुनामी जैसे महाआपदा के बाद 2 सालों तक जंगल के पास ओपन टेंट में रहकर मुझे हेल्थ केयर सर्विस देनी पड़ी, जो किसी भी महिला के लिए इतनी आसान बात नहीं थी। यूँ देखा जाए तो मैं भी सब कुछ छोड़कर सिर्फ महीने की पगार ले सकती थी, क्योंकि मैं अकेली मेडिकल स्टाफ होने के नाते वहाँ पर मुझे सुपरवाइज़ करने के लिए कोई भी नहीं था। फिर भी मैंने खूब निष्ठा और निस्वार्थ भाव से अपनी ड्यूटी निभाई और मेरी सेवा को इस मेडल के रूप में पहचान मिली। मुझे खुशी है कि आज 20 सालों से मैं इन ट्राइब्स के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने भी खोया है। शांति टेरेसा जी को विश्व आदिवासी दिवस पर हम सभी को शुभकामनाएं संदेश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मश्री सिमोन उरांव, जिनको जल संरक्षण में भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपने अनेकों बांध, सैकड़ों तालाब एवं हजारों कुएं का निर्माण कर सामाजिक सहयोग किया है। क्या चीज़ है तो अंदाजे ही नहीं कैसे करता है। ये सब ठीक नहीं है। हम बता रहे हम यहाँ से हम यहाँ कर पहाड़ जाए के बरगे हम पूजा पाठ कर बल करे दी यहाँ कि हम कल चाहे काल की सरकार जो केस किया पत्थर गाड़ी के नाम से केस किया कि हर गाड़ी के नाम से केस किया। हमको पता नहीं है, इसे उनको फुटा के बताए। हमारे सीमान
को पत्थर गाड़ी किया कि हर गाड़ी के पत्थर केस किया। अगर चीन को अभी इधर आएगा तो केस कराकारी होता है। चीन तो अपना जगह में है और हिंदुस्तान अपना जगह में है, तो चल के अपना अपना गांव में सब अपना अपना सीमान है। यहाँ कल हर गांव में पहाड़ महतो पहाड़ पूजार कोटवार रहते हैं, काले गांव देखभाल करने के लिए पूजा पाठ। अलग अलग सरना है हमारा, बेड़ों का सरना अलग है, जरिया का सरना अलग है, जमटूड़ी के सरना अलग है। खेल अपन अपन गांव का होता गांव में है, और वो गांव में ना जमटूली का पहाड़ जमटूली का याद बता रहे कौन पत्थर गाड़ी है कौन हर गाड़ी है उसको नहीं जानता है। वो कागज पत्र पढ़ने से क्या होगा, हमारा पुरखा जमीन से पढ़ा है। से अर्जी मांगे भगवान जितना भी काम करें उसमें सहारा करे और अच्छा से रहे और अच्छा से चले और अच्छा से चलाए और अच्छा से रखे। सबके धन्यवाद देना, अच्छा से शांति से रहे। पद्मश्री सिमोन उरांव जी विश्व आदिवासी दिवस पर हम सभी को शुभकामनाएं संदेश देने के लिए आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद। झारखंड से चामी मुर्मू, जिन्होंने 25 लाख पेड़ लगाकर पर्यावरण को संतुलित करने का एक साहसिक कार्य किया है, जिसके लिए आपको नारी शक्ति पुरस्कार से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। सनम को जोहार। अलिंग चामी मुर्मू इंदिरा प्रदर्शनी ब्रिज मित्रा पुरस्कार लिंग और नारी शक्ति लगन महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तकिना सागुन तीते नारी शक्ति सम्मान एवार्ड लिंग और नवा आदिवासी दिवस रे अलिंग सनम विश्व आदिवासी को विश्व आदिवासी दिवस रे हार्दिक बधाई और शुभकामना लिंग एमा को करना और साथे पर्यावरण मा सनम को बंचावन दोहे में सागुन जोहार। विश्व आदिवासी दिवस पर हम सभी को शुभकामनाएं संदेश देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोमालिका बारी, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर भारत और संपूर्ण आदिवासियों को गौरवान्वित किया है। कोमालिका बारी अपने संदेश के साथ। आप सभी को जय जोहार। मेरा नाम कोमालिका बारी और मैं राष्ट्रीय तीरंदाज हूँ। मेरी ओर से आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं संदेश देने के लिए आभार एवं सेवा जोहार।